2022 में एक मोबाइल फोन के अंदर मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए, चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखा तो मार्केट में आजकल 16 GB के रैम वाले फोन भी आ गए, 18 GB आ गए और वर्चुअल रैम का कंसेप्ट में लाके तो ना ये चीजें और भी ज्यादा निकलती जा रही है। लेकिन सवाल आता है ना, आखिर एक मोबाइल फोन में आइडियल रैम कितनी होनी चाहिए। चलिए सारी बातें पता करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे पहली बार और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात का इंतजार कर रहे हो यार आप लोग, सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं, आखिर मोबाइल फोन के अंदर आपको तरह तरह की रैम देखने को मिलती है, लेकिन रैम से रिलेटेड काफी सारे मिसकंसेप्शंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग हमेशा सोचते हैं कि रैम कम रहेगी तो उनका फोन लैग होगा, हैंग होगा, लेकिन रैम ज्यादा रहेगी तो उनका फोन यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। वेल, ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन जैसे ही है, क्योंकि ये रैम इस तरीके से काम करती है कि उसके अंदर मल्टीपल एप्स को एक साथ होल्ड कर सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन आपने मोबाइल फोन में एक साथ ओपन कर रखी है, जैसे कि मान लीजिए आपने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या फिर पबजी का जो गेम होता है वो भी ऑन करके रखा हुआ है, सारी चीजें रैम में है। और अगर रैम मैनेजमेंट अच्छा है, रैम के अंदर स्पेस बराबर है, तो सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में पीछे लगातार चलती रहेंगी, कोई सस्पेंड नहीं होगी। लेकिन फिर आपने कोई दूसरी ऐप खोल दी तो फिर क्या रहता है, पीछे से कोई एक ऐप रहती है वो रैम से आउट हो जाती है, और देखा जाए तो नई जो ऐप होती है वो उसकी जगह यहाँ पे ले लेती है। इसलिए ये चीज आपको देखने को मिलती है। और जितनी ज्यादा आपको मल्टीटास्किंग करनी है, एक समय पे मल्टीपल एप्स को चलाना है, इसलिए आपको यहाँ पे रैम की रिक्वायरमेंट लगती है। लेकिन फिर एक सवाल आता है ना कि आखिर एक जमाने में ऐसा होता था ना कि यहाँ पे मोबाइल फोन में रैम तो आपको काफी कम देखने को मिलती थी, और जितनी कम रैम होती थी उतना फोन ज्यादा लैग होता था, हैंग होता था। लेकिन रैम इंक्रीज करती, लैग हैंग बंद हो जाता था। वेल, एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता है क्या थी वहां पे थी कि यहाँ पे एंड्रॉइड की सिस्टम रिक्वायरमेंट की। देखो, एंड्रॉइड में हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम रैम वो अपने लिए रिजर्व करके रखता है, ताकि एंड्रॉइड का जो सोर्स होता है वो चला सके अच्छे तरीके से। अब जब रैम यहाँ पे काफी ज्यादा कम रहेगी तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा, और लिमिटेड रैम रहेगी तो एंड्रॉइड भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। इसलिए इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल या हाई रैम वाले फोन देखने को मिलने लगे। जैसे लोग के मन में एक चीज जानने लगी कि हाँ, ज्यादा रैम अगर मेरे को देखने को मिल रही है तो कम से कम मेरा फोन हैंग लैग नहीं करेगा, मैं मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ चला पाऊंगा। तो ये एक चीज रहती है। इसके साथ ही बात की जाती है यहाँ पे रैम वगैरह की स्पीड्स की। ऑब्वियसली LPDDR3 रैम थी, फिर LPDDR4 4x आपको देखने को मिल रही है, LPDDR5 का भी आ गए फोन्स यहाँ पे। और देखा जाए तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्पीड में तो एक इंप्रूवमेंट आया ही आया है। इसके साथ ही जो LPDDR5 रहती है ना, उसके अंदर ये पावर कंजम्पशन होता है ना बैटरी का, वो थोड़ा सा यहाँ पे लो गया। लेकिन वहीं पे आज के समय में जो सबसे नया कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे वर्चुअल रैम का। अब वर्चुअल रैम में होता क्या है कि इंटरनल स्टोरेज का कुछ पोर्शन यहाँ पे वर्चुअल रैम की तरीके से बिहेव करता है, और वो आपकी रैम का एक एक्सटर्नल पार्ट बन जाता है। लेकिन एक बात बता सकता हूं, ये एक सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल यहां पे लग रहा है, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज कभी भी रैम जितना फास्ट हो नहीं सकता। और इसका यहां पे कंपनी ये दिखा के फायदा उठा रही है कि आपके फोन के अंदर 6 GB रैम है, 2 GB आपने कर दी वर्चुअल रैम, और हो गई आपके फोन के अंदर 8 GB रैम। इस तरीके से कंसेप्ट दिखा रही है। लेकिन ये चीज को यहां पे कोई प्रैक्टिकल या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो इंटरनल स्टोरेज बन के आके वो हमेशा स्लो रहेगी, कुछ एप्स वगैरह वहां पे चली जाएंगी जो कि अनयूज्ड होंगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में फोन की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। एक्चुअली में इंटरनल जो रैम जितनी ज्यादा फास्ट रहेगी, जितना ज्यादा उसमें स्पेस रहेगा, उसी का ही यहाँ पे बेनिफिट है। वर्चुअल रैम आज के समय सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक बन के रह गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे रैम रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ी है एप्स की। जैसे की बात करें, एसफॉल्ट 9 जैसे गेम 800 से 900 MB ले लेता है, 1 GB ले लेता है आपका BGMI। ये मैं रैम के अंदर बात कर रहा हूँ, और आपको बड़ी एप्लीकेशन, बड़े गेम्स चलाने हैं, आपके अंदर रैम का तो ज्यादा स्टोरेज होना ही चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता सकता हूँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि Android 12 के लिए यहाँ पे गूगल ने मिनिमम कितनी रैम असाइन कर रखी है? वो है 6 GB। यस, गूगल का जो एंड्रॉइड का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वहां पे क्लियरली मेंशन है कि 6 GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए, 1080p का डिस्प्ले होना चाहिए, मिनिमम 12 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने कैपेबल है, और सेल्फी में 4 मेगापिक्सल होना चाहिए 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ये कुछ मिनिमम गाइडलाइन गूगल ने खुद सेट कर रखी है एंड्रॉइड अच्छे से चलाने के लिए। यानी कि गूगल को पता है कि लोग कुछ एप्लीकेशन भी डालेंगे, उसमें एंड्रॉइड भी अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसलिए 6 GB रैम मिनिमम खुद गूगल ने एंड्रॉइड 12 के लिए डिसाइड कर रखी है। और कोई भी इंसान अगर 2022 में फोन लेने वाला है, हाईली रिकमेंडेशन है कि 4 GB रैम तो अवॉइड करो और 6 GB रैम पे मिनिमम लेकर जाए। 4 GB रैम पे हो सकता है उसका फोन चल जाए, लेकिन लंबा साथ नहीं दे पाएगा। 6 GB रैम चल सकती है। इसके साथ ही अगर थोड़ा अच्छे तरीके से फ्यूचर प्रूफ रहना है तो 8 GB रैम इज सफिशिएंट। 2 से 3 साल आप
निकाल सकते हैं। लेकिन आज के समय में भी जो 12 GB रैम है वो यहाँ पे टोटली ओवरकिल है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिकल रैम के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी वर्चुअल रैम के कंसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वर्चुअल रैम का कंसेप्ट जब से आया ना तब से चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। तब से लोगों को लगता है कि उनके फ़ोन में और ज़्यादा रैम आ जाएगी तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला था। तो आज के समय में देखा जाए तो रैम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर मिनिमम अगर 6 GB रैम है और 8 GB रैम है तो आपका फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से चलता रहेगा आने वाले फ्यूचर में भी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रैम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ कंपनी के लिए ब्रैगिंग राइट्स जैसा है कि हाँ वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में इतनी रैम आ रही है, और वो दिखा के वो अपने फ़ोन को यहाँ आपको बेचना चाहती है। सिर्फ यही घूम फिर के एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, बजाय कि ज़्यादा रैम के पीछे भागने से बेटर है ज़्यादा स्टोरेज के पीछे जाइए, क्योंकि कई बार 128 GB भी कुछ लोगों को यहाँ पे कम पड़ने लगा है। तो उस केस में 256 GB 8 GB के साथ एक बेटर चॉइस बनाता है, बजाय कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज, इस टाइप की कुछ चीज़ें। तो ये एक मेरा एक ओपिनियन रहेगा आप लोगों से, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है और मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए। मतलब खुद देखो यार, गूगल ने खुद अगर एंड्रॉइड 12 के लिए 6 GB रैम अगर डिसाइड कर रखी है तो फिर आपको भी समझना चाहिए कि 6 GB रैम में एंड्रॉइड 12 और उसकी सारी एप्लीकेशन सही से चलेंगी। लेकिन अगर लंबा यूज करना है 8 GB रैम वाला फोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि अगर आप बजट फोन के बारे में बात कर रहे हैं तो वह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है 6 GB रैम 8 GB रैम को लेके आ पाना, इसलिए शायद 10,000 के फोन तक 4 GB रैम भी सफिशिएंट रहेगी। लेकिन अगर आप एक थोड़ा महंगा फोन खरीद रहे हैं 20,000 से ऊपर वाला, मेक श्योर कीजिए 8 GB रैम रहे तो काफी अच्छी चीज है। 6 GB से रैम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल चीज नहीं रहेगी यहाँ पे। इवन बात किया तो आज के समय में जो एंड्रॉइड में काफी सारी एप्स है वो धीरे धीरे उनकी रैम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी है धीरे धीरे। अब देखते हैं चीजें कहाँ पे जाएंगी। और इसके साथ फाइनली एक बात बता देने वाला हूँ कि कभी भी आप डायरेक्टली iOS या आईफोन को डायरेक्टली एंड्रॉइड के साथ या कंपेयर नहीं कर सकते। एंड्रॉइड एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS कंप्लीट अलग है। दोनों के अंदर जो ऐप आती है भले ही वो सेम डेवलपर की तरफ से आए, लेकिन दो अलग अलग ऐप्स रहती है, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनका आप कभी भी आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए iOS के अंदर हमेशा आपको कम रैम देखने को मिलती है आईफोन वगैरह में, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है, वह रैम की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है, और जिस तरीके से ऐप वहां काम करती है तो वो चीजें अलग रहती है। और इसलिए एंड्रॉइड की दुनिया अलग है, iOS की दुनिया अलग है, और दोनों का पैरेलली यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कि स्पीड टेस्ट करके देख रहे हैं कि किसके अंदर रैम मैनेजमेंट अच्छा है। ये चीजें देखने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन टेक्निकली ये चीजें टोटली अनसाइंटिफिक है, क्योंकि दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में अलग अलग एप्स चल रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये सारी कहानी खत्म होती है यहाँ पे। बाकी आप लोग यहाँ नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि एग्जैक्टली आप लोगों के मोबाइल फोन में कितनी रैम है, और आप कितनी रैम वाला फोन जो रहता है वो 2022 में आप लेना चाहेंगे। ये बात आप मुझे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन। गुड बाय।